हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। SWA परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपम वर्मा। आप सभी को पता है कि हम पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़े हैं वो पढ़े हैं कम्युनिटीज एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम। इसमें हम बेल्जियम के कौन से कम्युनिटीज हैं, कौन कौन से रीजन हैं, उनके बारे में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और उनके बीच में किस तरह से पावर को क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़े हैं। मेनली जो पावर है डेमोक्रेसी के, वो तीन पावर होते हैं, ठीक है, तीन भागों में डिवाइड किए गया है। पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। तीन तीन पार्टों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो इसमें इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, दो देश के, दो कंट्रीज के एग्जाम्पल को लेकर समझेंगे। पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो इसके बाद बेल्जियम के बारे में हम क्या कर चुके थे, थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो मेनली कौन से आते हैं, वल्लोनिया, फ्लेमिश, ब्रुसेल्स, ठीक है, जिसमें फ्लेमिश लोग 59% हैं और ये लोग डच भाषा बोलते हैं या डच लैंग्वेज यूज करते हैं। वल्लोनिया 40% है, ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते हैं। और 1% जो लोग बचते हैं वो जर्मन भाषा का उपयोग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें टॉपिक जो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, इसका मतलब होता है बेल्जियम में आवास, ठीक है। तो मेनली इसमें ये पढ़ेंगे हम कि जिस तरह से वहां पर डिवाइड हुए थे, जिस तरह से लोग भाषा बोलते थे और उनमें जो लोगों को जैसी सुविधाएं दी जाती थी, बहुत सारे लोगों के साथ में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। तो इसके बारे में हम इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि आगे की जो सरकार बनती है वो सभी लोगों के लिए एक जैसी सुविधा को उपलब्ध कराती है। तो इसमें जो है पहला पॉइंट है द बेल्जियम लीडर्स recognize the existence of regional difference and cultural diversity of the country। यानी कि बेल्जियम के जो लीडर्स हुए, यानी कि नेता हुए, उनको ये आभास हुआ या फिर ये महसूस हुआ कि बेल्जियम में क्या है, बहुत ज्यादा रीजनल और कल्चरल, यानी कि क्षेत्रीय और सांस्कृतिक जो विविधता है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उन्होंने ये माना कि हमें क्या करना होगा, संविधान में एक संशोधन करना होगा, ठीक है। बिटवीन 1970s एंड 1939 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड 4 टाइम्स। तो इसीलिए उन्होंने संशोधन किया। 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में लगभग 4 बार संशोधन हुए। संशोधन इसलिए हुए ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, जैसे फ्लेमिश जो रीजन है, या फिर वल्लोनिया जो रीजन है, या फिर ब्रुसेल्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो लोग बोलते हैं, लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, डच हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, मेनली 3 लैंग्वेज है, ठीक है। तो इन सभी लोगों को क्या है, समान अधिकार मिल सके, इसलिए वहां पर क्या होता है, बेल्जियम के जो नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग 70 से लेकर 93 के बीच में वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, 4 बार संशोधन करते हैं। अब वो लोग कौन कौन से संशोधन करते हैं, कौन कौन से रूल इंप्लीमेंट करते हैं या लाते हैं, तो देखिए इसमें फॉलोइंग आर द अरेंजमेंट which the Belgium leaders work out to enable everyone to live together within the same country। यानी कि कुछ व्यवस्थाएं बेल्जियम के जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, वहां के सभी लोगों के लिए क्या करते हैं, लेकर आते हैं, ताकि वहां के लोग जो है वो सब के सब एक साथ मिलकर रह सके, ठीक है। किसी के बीच में या किसी से भी कोई बहुत ज्यादा भेदभाव ना किया जा सके किसी चीज को लेकर। इसमें पहला जो पॉइंट, पहला जो रूल उन्होंने इम्प्लीमेंट किया वो था द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी
equal in the central government. Some special laws require the support of majority members from each linguistic group. Thus, no single community can make decision unilaterally और बेसिकली। तो इसमें क्या किया गया, यानी कि यहाँ के संविधान में जो चेंजेस किए गए, जो प्रावधान किए गए, वो ये किए गए कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या की गई, बराबर रखी गई। यानी कि जो केंद्र सरकार है वहां पर जो डच भाषी लोग होंगे या फिर जो फ्रेंच भाषाई जो लोग होंगे, यानी कि ऐसे लोग जो कि डच बोलते हो या फिर फ्रेंच भाषा बोलते हो, उनके जो मंत्री होंगे, ठीक है, मिनिस्टर होंगे, उनकी संख्या बराबर रखी जाएगी, ठीक है। और कुछ विशेष कानून जो है प्रत्येक भाषाई समूह के लिए रखा, यानी कि जो वहां के लोग जो भाषा बोलते हैं, कुछ ऐसे कानून बनाए गए जो कि सभी लोगों के लिए एक बराबर रहेगा, ठीक है। और कोई भी एक समुदाय यानी कि जो एक ग्रुप होगा, ठीक है, वो एक तरफा या पक्षपात पूर्ण निर्णय नहीं ले सकता, यानी कि किसी एक समुदाय के लिए डिसीजन नहीं लिया जा सकता। सपोज दैट जैसे फ्लेमिश लोग हैं, ठीक है, या फिर वल्नोइया लोग हैं, तो इन दोनों के लिए समान कानून की व्यवस्था की गई, किसी एक का भी पक्ष कोई भी जो है नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर व्यवस्था की गई। नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो प्रावधान किया गया, तो क्या किया गया, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द central government. Many powers of the central government have been given to the state governments of two regions of the country. यानी कि यहाँ की जो राज्य सरकार होगी, ठीक है, राज्य सरकार का मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो होगा, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर यानी कि अधीन काम नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी उसके अधीन नहीं होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहे उसको क्या करना पड़े, स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़े, ठीक है। आगे क्या था इसमें, जो भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट जो है होगी, ठीक है, दोनों वो क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट वो दोनों रीजन्स के लिए होगी, ठीक है, यानी कि वल्लोइया और फ्लेमिश दोनों रीजन के लिए होगी। आगे देखिए, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ब्रुसेल्स की एक अलग से सरकार बनेगी, ठीक है, जिसमें डच और फ्रेंच भाषी दोनों लोगों का समान प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि वहां पर फ्रेंच भाषा वाले भी होंगे और डच भाषा वाले लोग भी होंगे, ठीक है, ऐसे सदस्य उसमें मेंबर्स होंगे। चौथा पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज द थर्ड kind of government, that is community government. It is elected by all the people irrespective of the language spoken by them, that is Dutch, French, German. Everyone can participate in the community government. The government has the power regarding culture, educational and language related issue. यानी कि केंद्र और जो राज्य सरकार है, ठीक है, इसके अलावा एक तीसरे क्या किया जाएगा, तीसरे प्रकार की सरकार जो है होती है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ है, ठीक है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, एक तीसरा गवर्नमेंट होता है जो जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं, ठीक है। तो इस लेवल पर भी एक क्षेत्रीय जो है सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें क्या होगे, जो सामुदायिक सरकार, जिसको हम क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। और इसके चुनाव में क्या होंगे, इसका चुनाव जो है सभी लोगों के द्वारा कराया जाएगा, और वो चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे डच भाषा बोलता हो, चाहे फ्रेंच भाषा बोलता हो, या फिर जर्मन भाषा का उपयोग करता हो। और जो भी इस ग्रुप के, इस समुदाय का सरकार होगा, यानी कि इस कम्युनिटी के सरकार में भाग लेगा, वो
कोई भी व्यक्ति ले सकता है। उससे जो है उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो कौन सी भाषा का उपयोग करता है या कौन से रीजन का है, ठीक है। और इस सरकार का जो सांस्कृतिक, शैक्षिक, ठीक है, और भाषा संबंधी जो मामले होंगे वो सबको एक समान क्या है, जो है प्राप्त होंगे। तो ये चौथा जो रूल था, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा होगा कि ये जो बेल्जियम है हमारा, ठीक है, इसमें मेनली क्या है, दो रीजन है। दो रीजन है कौन कौन से, एक है फ्लेमिश रीजन, दूसरा है वल्लोइया रीजन, और थर्ड जो है, जो इसकी बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स, ठीक है। दो तीन तरह के लोग रहते हैं और तीन टाइप के इसमें यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। एक है फ्रेंच लैंग्वेज, दूसरा है डच लैंग्वेज, और तीसरा क्या है, जर्मन लैंग्वेज। तो तीन तरह की भाषाओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इन्हीं तीन तरह के लोगों के लिए यहाँ पर एक ऐसा कानून बनाया जाता है ताकि किसी के बीच में कोई किसी भी तरह से भेदभाव ना किया जा सके, सब लोग एक साथ मिलकर रहें और सब के लिए समान कानून हो, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक का जो कंक्लूजन निकल के आता है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, Belgium model has worked well. It helped to avoid the conflict between two major communities and a possible division of the country on linguistic basis. Brussels was chosen as the headquarters of the European Union from the very बिगनिंग। यानी बेल्जियम का जो मॉडल था, ठीक है, ये जो मॉडल बनाया गया बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ, यानी कि बहुत ही ज्यादा सही साबित हुआ। इसने दो प्रमुख समुदायों के बीच संघर्ष और भाषाई आधार पर देश के संभावित विभाजन को टालने से रोका। नहीं तो ये देश दो भागों में क्या हो जाता, बढ़ जाता, एक फ्लेमिश रीजन ये दूसरा देश बनता, और एक वल्लोइया रीजन ये अलग से दूसरा कंट्री बन जाता। तो इसने इस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से इसको क्या किया, दो भागों में डिवाइड होने से रोक दिया। उसके बाद क्या था, शुरुआत से ही ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय चुना गया, यानी कि जो ब्रुसेल्स हैं इसको क्या किया, चुना गया बेल्जियम का मुख्यालय यानी कि राजधानी के रूप में चुना गया। तो इस टॉपिक को हम क्या कर चुके क्या कर लिए, कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप लोग पढ़िएगा और इसमें जो ना समझ में आए उसको क्या कीजिएगा, हमें बताइएगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको आपको लोगों को क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।